नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। दोस्तों, आज से हम रीतिकाल की सीरीज देकर उपस्थित हुए हैं, तो चलते हैं जानने कि रीतिकाल है क्या। सबसे पहले जान लेते हैं कि रीतिकाल का समय क्या है। यह 1600 ईस्वी से लेकर सन 1850 ईस्वी तक है। सबसे रीतिकाल का अर्थ क्या है। रीति का शब्दार्थ है प्रणाली, पद्धति, पंथ, शैली आदि। लक्षणा से रीति का अर्थ होता है विशिष्ट कार्य पद्धति। काव्य शास्त्र की एक विचारधारा द्वारा रीति को काव्य की आत्मा माना गया है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन, जिनका समय ईसवी सन की 9वीं शताब्दी के मध्य ठहरता है, उनके अनुसार रीति विशिष्ट पद रचना है। इस प्रकार रीति विशिष्ट गुणों से युक्त होती है। रीति का दूसरा संबंध पद रचना से है। यह समास पर निर्भर करती है। अतः कुछ आचार्यों ने समासहीनता, स्वल्प समासता, दीर्घ समासता के रूप में रीति को देखा है। भारत मुनि ने से लेकर विश्वनाथ आदि आचार्यों ने विविध प्रदेशों से संदर्भ में वैदर्भी, गौड़ीय, पांचाली आदि रीतियों का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में रीति वाक्य का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में हुआ है। यहाँ पर रीति का तात्पर्य लक्षण देते हुए या लक्षण को ध्यान में रखकर लिखे गए काव्यों से होता है। इस प्रकार रीति काव्य वह काव्य है जो लक्षण के आधार पर या उसको ध्यान में रखकर रचा जाता है। अलंकार, रस, ध्वनि का मत है कि भले ही केशव दास ने सर्वप्रथम रीति ग्रंथ की रचना की, परंतु हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा इसके 50 वर्ष बाद चली। वह भी एक भिन्न मत को लेकर चली। रस मत के अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम रीति ग्रंथ कवि कल्प रास लिखने वाले आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी थे। अतः वह हिंदी के रीतिकाल का आरंभ वहीं से मानना चाहिए। केशवदास और चिंतामणि के बीच के समय 50 वर्षों में कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा गया। आचार्य शुक्ल जैसे विद्वानों का मत है कि केशवदास से 50 वर्ष पूर्व रीति काव्य की परंपरा चली, परंतु रीति ग्रंथ की रचना का मार्ग तो उन्होंने ही प्रशस्त किया। नई शोधों के केशवदास रीति रचना के प्रथम आचार्य और रीति ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। मोटे तौर पर कहे तो रीतिकाल का समय जहांगीर के शासन काल के अंतिम चरण से लेकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 तक माना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। रीतिकाल समृद्धि और विलासिता का काल है, जबकि भक्तिकाल साधना का काल था। भक्ति आदि को लेकर इसके उदाहरण के रूप में रचित हिंदी काव्य इस साहित्य रीति साहित्य के अंतर्गत माने जाते हैं। सन 1600 से लेकर सन 1850 तक इसकी अवधि है। रीतिकाल के आरंभ का समय और कालावधि के बारे में भी मतभेद है। कुछ लोग इसे 1600 से 1850 मानते हैं, तो कुछ लोग 1650 से 1850 मानते हैं। सर्वप्रथम आचार्य केशवदास ने हिंदी में कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना करके रीति ग्रंथ रचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भले ही उनके मत का अनुसरण अन्य कवियों द्वारा नहीं किया गया। रीति ग्रंथों के ऊपर संस्कृत साहित्य का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं श्रृंगार साहित्य के लिए। संस्कृत साहित्य के लगभग प्रत्येक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण से लेकर पंडित राज जगन्नाथ के भामिनी विलास तक की बात करें तो हमको श्रृंगार देव के दर्शन होते हैं। इस अलंकार आदि संबंधी रीति ग्रंथों, आख्यान साहित्य, ऐतिहासिक काव्यों और सामान्य काव्यों में भी श्रृंगार रस सबसे ज्यादा पाया जाता है। उपनिषदों में भी श्रृंगार भावना दृष्टिगोचर होती है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मानंद को जाया
या स्त्री के अहिंसा सुख के सदस्य बताया गया है। अपनी उच्चतम अनुभूति में श्रृंगार रस आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक बन जाता है और अपनी निम्न कोटि में वह वासना के कदर्म से युक्त होकर मलिन प्रतीत होता है। हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस संबंधी रचनाएं हमें दोनों रूपों में मिलती हैं। हिंदी को संस्कृत साहित्य की परंपराएं उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुई। हिंदी का श्रृंगार साहित्य विशेषकर रीतिकालीन श्रृंगार साहित्य संस्कृत से प्रभावित रहा है। संस्कृत में जो प्राचीन साहित्य है वह अध्यात्म और कर्मकांड दोनों रूपों में पाया जाता है। अध्यात्म या ज्ञान कर्मकांड पहला जो भाग है और दूसरा है कर्मकांड संबंधी भाग। प्रथम के अंतर्गत उपनिषद, दर्शन और बौद्ध एवं जैनों के धर्म ग्रंथ आते हैं, जबकि द्वितीय के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, ग्रह सूत्रादि, प्राचीन स्मृतियां और पौराणिक साहित्य आता है। इन सारे ग्रंथों का क्षेत्र प्रायः पंडित वर्ग तक ही सीमित रहा। विक्रम संवत के आसपास तीसरे प्रकार के साहित्य का सृजन हुआ। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता का पूर्ण रस, कवित्व का प्रधानता था। जन कवि विरचित सरस कवित्वपूर्ण मुक्तकों, छोटे छोटे पदों द्वारा जनसाधारण का मनोरंजन करना उनका उद्देश्य था। लौकिक काल की ये रचनाएं सर्वप्रथम जनसाधारण की भाषा महाराष्ट्र प्राकृत में हुई। इन रचनाओं का सर्वप्रथम ग्रंथ गाथा सत्सहित है। इनका संकलन ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में आंध्र राजघराने के सातवाहन वंश के वंशज राजा हाल द्वारा किया गया। किसी संकलनकर्ता के अनुसार उस समय लगभग 1 करोड़ गाथाएं प्रचलित थी, जिसमें से कुछ गाथाओं को चुनकर 700 गाथाएं संग्रहित की गई थी। गाथा सत्सई के अनुकरण पर संस्कृत में की गई काव्य रचना का सर्वप्रथम स्वरूप अमरूक शतक में दिखाई देता है। अमरूक का समय ईसवी सन की 8वीं शताब्दी का अंतिम चरण ठहरता है। अमरूक में कामी कामिनियों की विभिन्न मनोहर दशाओं के मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद सन 1116 में गोवर्धनाचार्य की प्रसिद्ध रचना आर्य सप्तशती उपलब्ध होती है। यही समय महाकवि जयदेव का था। दोनों महाकवि बंग देश के राजा लक्ष्मण सेन के आश्रित हैं। जयदेव कृत गीत गोविंद में आनंद नंदन ब्रजचंद्र और भगवान श्री कृष्ण और भगवती राधा की ललित लीलाओं का अच्छा वर्णन हुआ है। आर्य सप्तशती की नायिकाओं में सागरिक जीवन की कृत्रिमता आ गई है। ब्रजभाषा के कवि बिहारी आदि ने उक्त कवियों की शुक्ति का पूरा लाभ उठाया। आगे चलकर संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक मुक्तकों की परंपरा मिलती है, जिसमें रुद्रभट्ट कृत श्रृंगार तिलक, घर कर्मठ, विल्हड़ कृत चौर पचाशिक 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मिलती है। इन ग्रंथों में अभिजात्य की गंध पाई गई है। संस्कृत साहित्य के श्रृंगार मुक्तकों के समानांतर भक्तिपरक मुक्तकों की एक अन्य परंपरा भी मिलती है। इन ग्रंथों में भक्ति की प्रेरणा होते हुए भी बाह्य रूप में श्रृंगार की प्रधानता दिखाई देती है। इनमें कामुकता की भी गंध आती है। कृष्ण और राधा को नायक नायिका के रूप में लक्ष्य करके लीला वर्णन में जयदेव, जिनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। इनके अनुकरण पर हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण राधा को नायक नायिका के रूप में लाने वाले मैथिली कोकिल विद्यापति 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका समय ठहरता है। इस प्रकार श्रृंगारी मुक्तकों की परंपरा प्राकृत से आरंभ होती है। संस्कृत साहित्य में उसका विकास हुआ और बाद में वह हिंदी में ग्रहण की गई। रीतिकाल में ब्रज भाषा काव्य में उसका सर्वांग निरूपण और पूर्ण रूप में यह प्रस्फुटित हुई। 6वीं शताब्दी में संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार समुदाय का प्रवर्तन हुआ और अनेकानेक अलंकारों का निरूपण किया गया। पंडित राज जगन्नाथ के साथ यह परंपरा समाप्त हो गई। उनके समकालिक हिंदी के आचार्यों ने केशवदास ने
इनको अपनाया। नायिका भेद का प्रथम निरूपण भरत के नाट्य शास्त्र में दिखाई देता है। वह नाटक के संदर्भ में था, परंतु कालांतर में साहित्य में रस की प्रतिष्ठा हो जाने पर श्रृंगार के आलंबन नायक नायिकाओं को भी सबसे अधिक महत्व दिया गया। नायिका भेद कथन की परंपरा का आरंभ रुद्रभट्ट कृत श्रृंगार तिलक से हुआ। यह परंपरा 14वीं शताब्दी में भानुदत्त कृत रसमंजरी में पूर्ण विकसित हुई। मम्मट और विश्वनाथ ने भी इसमें योगदान दिया। इस परंपरा में हिंदी के कवियों में इन्हें सभा स्वीकार किया। सूरदास कृत साहित्य लहरी, गोस्वामी तुलसीदास कृत बरवे रामायण, रहीम कृत नगर शोभा वर्णन, नंददास कृत रसमंजरी आदि ग्रंथों में इसके बीज मिलते हैं। आगे चलकर रीतिकाल में इसका पूर्ण विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के अनुसार हिंदी में रीतिकाल का अध्याय और या लक्षण ग्रंथों की परंपरा न तो कोई आकस्मिक घटना थी, न कोई नवीन सद्भावना ही। वह एक प्राचीन परंपरा का नियमित विकास था, जिसके अंतर्गत प्राकृत संस्कृत, अपभ्रंश और हिंदी के भक्तिकाल में क्रमिक विकास होते रहे। इस तरह कहा जा सकता है कि रीति ग्रंथों में भी यत्र तत्र भक्ति भावना लगी रही, परंतु भक्त हृदय का उत्साह विशेष था। कवियों का प्रमुख उद्देश्य आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना ही रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे की वीडियो में हम रीति काव्य में प्रचलित विभिन्न संप्रदायों के बारे में विशिष्ट जानकारी लेंगे और जानेंगे कि रीतिकाल की क्या विशेषता रही। तो प्लीज़ अगला वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।